गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग 72 प्रीलिम्स के लिए एक हाइब्रिड मास्टर प्लान लेके आए हैं, जिसमें हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग अपने स्टैटिक पोर्शन को और करंट अफेयर को की तैयारी एक साथ करते हुए एक स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी के तहत हम लोग केवल ब्लाइंड हार्डवर्क नहीं करेंगे, बल्कि हमारी स्टडी क्या होगी, स्मार्ट स्टडी होगी, जिसमें स्टैटिक पोर्शन एवं करंट अफेयर दोनों को इंटीग्रेटेड करते हुए एक ऑलराउंडर अप्रोच हम लोग अपनाएंगे। ठीक है, ऑलराउंडर अप्रोच का मतलब क्या है? जैसा कि माना जाता है या अधिकांश टीचर ऐसा बोलते हैं कि अगर आप हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल की तैयारी कर लें तो उससे क्या है, आप बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं। पर यह पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वहां किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज आयोग के द्वारा किसी भी साल कम या ज्यादा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपकी यह रणनीति किसी भी समय या किसी भी साल अपूर्ण हो सकती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। 72 बीपीएससी को देखने से पहले ये समझिएगा कि दो पेपर आपके पास हुआ, एक 71 बीपीएससी और एईडीओ का। इन तीनों पेपरों का आप विश्लेषण करें तो आगे हम लोग देखेंगे अभी स्लाइड में, तो ये पाते हैं कि अब फैक्चुअल क्वेश्चन किसके साथ मिला के पूछा जा रहा है? कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को मिला के पूछा जाता है। यहाँ जरूरी यह है कि आपके पास कंसेप्चुअल डेप्थ हो किसी भी टॉपिक की, और उसके साथ आप उसके फैक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़े हो। दूसरा, कोई भी जब आप टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक के कारण को अगर आप समझे रहेंगे तब आप एजम्पशन रीजनिंग के क्वेश्चन को करने की स्थिति में रहेंगे, या जब कई वाक्य दिए रहते हैं उन्हें आप गलत या सही छांटने के क्रम में रहेंगे। दूसरी चीज, पहले क्या होता था, निगेटिव मार्किंग नहीं होता था तो एक्यूरेसी अगर 19-20 होता था तो काम चल जाता था। पर अब जब 1/3 माइनस मार्किंग है, ऐसे कंडीशन में आप केवल 4 या 5 जीएस के पोर्शन को तैयार करके नहीं जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 3 साल यानी 69, 70 और 71 के अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें, ट्रेंड को, तो हम ये क्या पाते हैं कि करंट अफेयर्स का योगदान लगभग 30-35 क्वेश्चन के आसपास रहता है, जबकि साइंस इधर 69 और 70 और 71 में साइंस का वेटेज क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। यानी साइंस को आपको फोकस करना होगा। दूसरी बात, इतिहास के क्वेश्चन अमूमन आपको 25 से 30 के आसपास रहते हैं। अगर बिहार स्पेशल की बात करें तो इसमें आप जो जीएस में पढ़ते हैं, जैसे बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार का इतिहास, बिहार का राज्य व्यवस्था और बिहार का भूगोल आप पढ़ के जाएंगे तो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को आप आसानी से करने के स्थिति में रहेंगे। अब पॉलिटी जो सबसे आसान माना जाता है और रोचक होता है, तो वहां से भी आप देखेंगे तो अमूमन 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। भूगोल एक आपका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से 15 से 20 एवरेज कहें तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ, एक जो बड़ा परिवर्तन देखने में आया है अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था से पिछले 3 वर्षों का या खासकर 2 वर्षों का कहें तो इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति कम हुई है एवं इसे करंट बेस कर दिया गया। पर क्या यहाँ पे इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसे छोड़ के जाए? नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको आना ही चाहिए, चाहे वो बजट का कॉन्सेप्ट हो, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड संबंध हो, चाहे आपका एग्जिम पॉलिसी क्या है, वो आप देख के जरूर जाएं। तभी आप बजट को आसानी से समझ पाएंगे और उसके क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए, जो बात की जाती है कि सर्वाधिक उस स्कोरिंग 4 विषय क्या क्या है, तो हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल
और करंट अफेयर्स। अगर इन चारों को आप करते हैं तो 100 क्वेश्चन करने की स्थिति में आप होंगे। पर क्या ऐसा करना आपको पीटी 100% क्वालिफाई कराने की स्थिति में होगा, ये आप ही सोचिए। ऐसी स्थिति में आपको इसमें दो जो पिलर दिखाई नहीं दे रहे हैं उस पे भी आपको काम करना होगा। और वो पिलर क्या है? तो एक आपको जियोग्राफी और एक आपको काम करना होगा पॉलिटी। ठीक है। और करंट अफेयर्स ही जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इकोनॉमिक्स, उसी के साथ इकोनॉमिक्स का जो करंट अफेयर्स होगा वो आप यहाँ तैयार करेंगे। ठीक है। इसे हम आगे देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के सेगमेंट को हम लोग कैसे तैयार करेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिड स्ट्रेटजी जो हमने सबसे शुरू में बात की वो आखिर है क्या? तो दो चीजों को समझे। जब भी आप कोई जीएस के स्टैटिक पोर्शन को पढ़ रहे हैं उसके साथ अगर आपकी समझ है तो उसके करंट अफेयर्स को, टॉपिक को भी जरूर पढ़ें। ठीक है। दूसरी चीज, और आपका उससे संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर संक्षेप में बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कहें कि आप अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। कि टर्की में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन क्या हुआ कि टर्की में भूकंप आया। तो आप क्या किए कि केवल जाके ईपी सेंटर क्या है उसका और फोकस क्या है, इतने से आपका काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा कि आपको अपने नोट्स में जाके अर्थक्वेक की जो सारी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि पी तरंग क्या है, एस वेव क्या है और एल तरंग क्या है, इनकी सभी की प्रॉपर्टी। ठीक है। अर्थ शैडो जोन क्या होता है। दूसरा, पूरे विश्व पे अर्थक्वेक जोन जो है उसको आपको देखना होगा। ठीक है। तब जाके आप एजम्पशन और साथ ही साथ यहाँ अर्थक्वेक को समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसे भी आप इसके साथ जोड़ के देखेंगे। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसी चीज को यहाँ पे इलैबोरेट किया गया है। आगे की जब हम क्लास में देखेंगे तो समझेंगे कि अर्थक्वेक के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, उसी तरह क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में हम केवल ये नहीं जान जाएंगे कि ये चक्रवात किस रीजन में आया, कहाँ इसका लैंडफॉल हुआ, जबकि सबसे पहले हम ये समझेंगे कि चक्रवात आखिर होता क्या है। ठीक है। वो कौन सी दशाएं होंगी जो चक्रवात को उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। चक्रवात अपने क्षेत्र विशेष में उत्पन्न होने के कारण उसे हम किस किस प्रकार में बांटते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर चक्रवात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच मध्य होगा तो उसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अगर इसी के बाहर होगा तो वैसे को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या हम लोग टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं। दोनों के प्रवृत्ति में अंतर होगा तो आपको समझना होगा कि जब साइक्लोन ट्रॉपिकल होगा तो उसमें तो एक ही हवाओं का मिलन होता है और वो होती है हवाएं क्या, ट्रेड विंड। ठीक है। आगे जब हम उसे डिटेल में समझेंगे जब करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे। उसी तरह आप नदियों को अगर पढ़ते हैं, कौन सी नदी चर्चा में रही है, क्यों चर्चा में रही है, क्या उसमें पोल्यूशन की मात्रा बढ़ी है या कोई उस पे वेटलैंड उसके साथ में संबंधित क्षेत्र रहा हो वो। ठीक है। दूसरा एक चीज यहाँ पे दिया गया है, मैप प्रैक्टिस से मेमोरी बढ़ती है। तो आगे के क्लास में हम ये देखेंगे कि कई चीजों को कैसे हम मैप पे बेस करके अपनी तैयारी को, मतलब कहने का तात्पर्य कि अपनी तैयारी को कैसे हम लोग बार बार रिवाइज कर पाए उस चीजों को। ठीक है। उसी तरह पोल्टी में देखें, पोल्टी में एक तो पोल्टी का कॉन्सेप्ट, जैसे इसे साधारण सा उदाहरण से समझे। जैसे अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए। ठीक है। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु,
पुडुचेरी, ठीक है, और असम, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा कि चुनाव कराने की सर्वोच्च संस्था क्या है? इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में इसके संविधान के किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है, इसके क्या कार्य हैं, ठीक है, शक्ति क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप इन चारों चुनावों को देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये क्या चारों राज्य हैं? तो नहीं, 3 राज्य और एक क्या इसमें केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी चीज, सीटों की संख्या और कौन कितना सीट पाया, ये सामान्य क्वेश्चन है। आपको ये देखना होगा कि एक तो इलेक्शन कमीशन देखेंगे, दूसरी चीज जो राजनीतिक दल है उनको मान्यता देने का काम इलेक्शन कमीशन ही करता है, और मान्यता राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल होने की क्या क्राइटेरिया होगी वो भी आपको इसके साथ करना होगा, ठीक है। जो कोई मुद्दा या जिस किसी चीज पे निर्णय दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के, उन जजमेंट को आपको भी देखना होगा। तो इसे भी हम लोग आगे के करंट के क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, इधर के हाल के वर्षों में ये देखा गया है बीपीएससी के द्वारा कि करंट अफेयर्स में बजट एक यूनियन बजट भी और बिहार बजट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बजट को आप तभी समझ पाएंगे जब बजट की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपके पास होगा कि बजट डेफिसिट क्या होता है, मॉनेटरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। जो सरकार के रेवेन्यू वाला जो बॉक्स होता है उसमें क्या क्या मद आता है, एक्सपेंडिचर जो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सब आपको समझ के तभी आप बजट को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। और एक आपका वैसे सरकारी स्कीम जो भारत सरकार द्वारा फोकस किया जा रहा है, चाहे वो गरीबी उन्मूलन के लिए हो, चाहे जो निशक्त समाज हो, कमजोर समाज हो, उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जा रहा है, उसके लिए किया जा रहा है, उस पर भी हम फोकस करेंगे। अब आइए साइंस की बात कर लें। साइंस में ये देखने को मिला है खासकर एडीओ के पेपर में कि साइंस में कॉन्सेप्ट और उस पे आधारित जो फॉर्मूला होते हैं, तो अब आपको बेसिक फॉर्मूला भी जानना होगा। अगर गतिज पढ़ रहे हैं तो गति संबंधी प्रथम नियम, द्वितीय नियम और उसका अनुप्रयोग करना भी आपको जानना होगा। अगर आप स्टैटिक एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो उसका फॉर्मूला जो होता है जैसे 1/2 mv², इसे आप यूज करने के कंडीशन में हो, क्या है m क्या है, v से मतलब क्या है, ठीक है। इसको भी हम लोग, और इसके लिए सबसे बेहतर होगा, तो समय कम है पर अगर आप चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक का आप एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी का जो सार है उसको आप जरूर एक बार पढ़ के और क्वेश्चन लगा के ही जाएंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हिस्ट्री पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो दो चीजों को ध्यान देंगे बच्चों, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और खासकर यहाँ पे हमने जो डायग्राम बनाया है वो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री कब से शुरू होता है, तो मुगल के अंत के बाद एक संक्रमण का काल आता है, और उत्तर उत्तर जो मुगल हैं उनके पास जाते हैं, और उनके सत्ता के वैक्यूम को भरने के लिए भारत की शक्तियां और साथ में विदेशी शक्तियां आती हैं। समय अंतराल के बाद कई विदेशी शक्तियों और क्षेत्रीय यहाँ की जो शक्तियां होती हैं, चाहे वो मराठा हो, ठीक है, या चाहे बंगाल के नवाब हो, या आपके केंद्र में मुगल बादशाह हो, इन सबों को हटाते हुए, और विदेशी शक्तियों में चाहे वो फ्रांसीस हो चाहे डच हो, उनको हटाते हुए अंग्रेज कैसे अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, और उनके खिलाफ 1857 की जो क्रांति होती है, सिपाही म्यूटेंटी होती है, वहां से लेके, तो जब भी आप किसी क्रांति को पढ़ेंगे तो उसका असर देखेंगे क्या बिहार में हुआ है। जैसे अगर 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे
तो उस 1857 के क्रांति का जो केंद्र रहा, तो आप पाएंगे कि दिल्ली था केंद्र, आप कहेंगे झांसी था केंद्र, लखनऊ था केंद्र, तो बिहार भी उसका केंद्र था। अब बिहार में उसका जो केंद्र रहा है, ठीक है, आरा हो, ठीक है, चाहे पटना हो, उस सेंटर को देखेंगे और वहां से कौन नेतृत्व कर रहा था, इस चीज को भी आप गहनता से देखेंगे। ठीक है, इस पे भी हम टॉपिक लाएंगे, उसको उसको भी हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक और चीज यहाँ पे स्पष्ट कर दें बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि 1915 में महात्मा गांधी के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक तरह से पदार्पण होता है, एवं उस आंदोलन में सक्रिय रूप से महात्मा गांधी आने के पहले अपने राजनीतिक गुरु गोखले की सुझाव पे कहिए, वो भारत के भ्रमण पे निकलते हैं और 1917 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की जो सबसे पहली आंदोलन होता है वो बिहार के चंपारण के भूमि से होता है। तो अब इस घटनाक्रम को समझने के लिए आपको राष्ट्रीय जो घटनाक्रम चल रहा है और उसी के पैरेलल बिहार में जो घटना हो रही है, दोनों को साथ में लेके चलना होगा। साथ ही ये देखना होगा कि जब बिहार में महात्मा गांधी आते हैं तो किन किन युवाओं ने उनके साथ सक्रिय भागीदारी की और आने वाले कल में वो भारत के बड़े नेता बन के उभरे, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, मजरुल हक हो, ठीक है, सीआर दास हो, तो इनको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा, तो जब भी हम किसी आंदोलन को पढ़ेंगे, ठीक है, तो उस आंदोलन का प्रभाव और उसके साथ पैरेलल बिहार में क्या हो रहा है उसे भी हम लोग देखने का प्रयास सदैव करेंगे। इन चीजों को हम आगे देखेंगे कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है, तो उसका असर बिहार में कैसे पड़ता है। ठीक है, हजारीबाग जेल से कैसे स्वतंत्रता आंदोलनकारी बाहर जाते हैं, ठीक है, और वो आजाद दस्ता बनाते हैं। ठीक है, इन सबों को हम लोग पैरेलल देखेंगे। एक तो अपना स्वतंत्रता आंदोलन कैसे चल रहा है और उसमें एक कहें तो सब स्ट्रीम के रूप में बिहार के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों का क्या योगदान रहा, क्योंकि ये बिहार का एग्जाम है। तो आप किसी भी सेगमेंट में देखेंगे तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन की गहराई अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो सतही तौर से पढ़ के जाने पे आपके साथ धोखा हो सकता है, तो सजग रहें। ठीक है, अब आइए करेंट अफेयर्स। अब चूंकि समय आपके पास कम है, तो ये 1 घंटा के स्टडी को तो पहले हम लोग बदल के कर देंगे एटलीस्ट 2 आवर। ठीक है, तो डेली, ठीक है, आपको डेली आज से करंट अफेयर्स 2 घंटा तो पढ़ना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी 72 बीपीएससी में आपका एक स्थान पक्का हो, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी को अपनी तैयारी में किसी तरह का कोई लूप होल नहीं छोड़ सकते हैं। लूप होल छोड़ने का मतलब क्या है कि आपके सुरक्षा के दीवार में एक सेंध जो है आपको पीटी से बाहर कर देगा, और पीटी से अगर आप 1 नंबर से बाहर होते हैं तो बाद में आपके हाथ में केवल पश्चाताप होगा और उस पश्चाताप का कोई आपके पास परिणाम नहीं होगा। तो सजग जो तैयारी करने वाले हैं उनके पास एक ही ऑप्शन है कि अभी से अपनी तैयारी को अभेद्य बनाएं। ठीक है, आगे देखिए। तो पहले हम देखेंगे कि जो कभी भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो केवल फैक्ट पे आप नहीं जाएंगे। जैसे पीछे हमने बात की कि जब हम अगर हम राज्यों के चुनाव को देखेंगे तो वहां पे चुनाव आयोग का क्या कॉन्सेप्ट है, उसकी शक्तियां क्या है, कहाँ पे किया गया है, राजनीतिक दल क्या है। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर किसी इसरो द्वारा किसी प्रक्षेपास्त्र को या किसी मिशन को किया गया, जैसे आप निसार के बारे में पढ़े, तो जब भी हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसके साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी देखने का प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फैक्ट को आप उसके साथ आराम से असेंबल कर लेंगे, जोड़ सकते हैं। ठीक है, एक देखिए यहाँ बोला गया कि करंट अफेयर छोड़ा तो कट ऑफ से बाहर। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा चीज, करंट अफेयर लास्ट के 10 दिन 15 दिन में आप पढ़ने से, मगअप करने से आपके साथ कोई फायदा नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा।
ये एक छोटा सा दिया गया कि अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं तो कैसे अपने करते हैं, पर मेरे हिसाब से अब आप जितना समय बढ़ा दें वो आपके लिए बेहतर होगा। और इसको आप कैसे इस वाले डायग्राम को करते हैं, 2 घंटा करंट पढ़ने के बाद आप पॉलिटी और इतिहास कैसे आप रिवाइज करते हैं, या एक साथ आप 2 सब्जेक्ट लेके चलते हैं, ये आपकी रणनीति पे तय करेगा। ठीक है, पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ेंगे, जिन टॉपिक को आप क्लियर करते जाएंगे उसका स्पेसिफिक आप मॉक देंगे। ठीक है, मॉक में जहां कहीं भी आपसे गलती होगा एक पतली आप नोटबुक बनाएंगे और उस नोटबुक को उन तथ्य और कंसेप्ट को आप क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। इसी चीज को यहाँ बताया गया है कि मॉक टेस्ट का उद्देश्य क्या है। तो प्यारे बच्चों, मॉक टेस्ट का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि काउंट करना है कि मैंने 30 मॉक टेस्ट दे लिए हैं या 40 मॉक टेस्ट दे लिए हैं। मॉक टेस्ट देने का सबसे बड़ा जो फायदा तब होगा जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और मॉक टेस्ट देने के बाद जो क्वेश्चन आप गलत करते हैं उसको आप नोट डाउन करें और साथ ही में उसे रिवाइज करें। और अगर कभी मॉक टेस्ट में वो सवाल आए तो उस सवाल को आप सही करें, तब मॉक टेस्ट देने का आपका फायदा है। ये यहाँ कहा गया जो विषय का रिवीजन करें, जैसे जो सब्जेक्ट पढ़े उसका उसी टॉपिक वाइज मॉक दें। ठीक है, मॉक टेस्ट उसी इन्वायरमेंट में दें जैसा एग्जाम में होता है। ये नहीं कि आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं साथ में आप मोबाइल का भी यूज कर रहे हैं। अगर आप 75 क्वेश्चन का मॉक कर रहे हैं तो आप 1 घंटे का अगर टाइम ले रहे हैं तो उस 1 घंटे में आप 100% कॉन्सेंट्रेट हों उस एग्जाम के पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लास्ट में प्यारे बच्चों जितना हमने पढ़ा अभी तक बात हम लोग की है उसमें यही देखे कि एक तो हमारा अप्रोच क्या होगा, ऑलराउंडर अप्रोच होगा, यानी हम जीएस के किसी भी सेगमेंट को छोड़ के न जाएंगे और नहीं किसी सब्जेक्ट को इतनी तैयारी करेंगे कि उसमें आवश्यकता से अधिक समय देंगे, यानी एक बैलेंस अप्रोच हमारा बच्चों होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दूसरा चीज क्या है बच्चों कि आपको अपने कॉन्सेप्ट पे मास्टरी करना ही होगा। ठीक है, एक चीज और यहां बताऊंगा, अगर कोई आप साइंस पढ़ रहे हैं और उसका अप्लाई किसी सब्जेक्ट में है जैसे ज्योग्राफी, ठीक है, तो आप उसके साथ मिला के पढ़ेंगे। जैसे जब हम लोग बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की या ह्यूमिडिटी की तो वहां आपको कॉन्सेप्ट ये समझना होगा कि जो जल होती है उसकी अवस्था परिवर्तन होने पे क्या होता है। ठीक है, वहां आपको समझना होगा कि लैटेंट हीट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है। ठीक है, ऊर्जा का ट्रांसमिशन किन किन विधियों से होता है ये आपका क्लियर होना चाहिए। तो साइंस और ज्योग्राफी का आपको एक संबंध देखने को बहुत से टॉपिक में मिलेगा, ये हम लोग समझेंगे। यहाँ जो बिग फोर दिया गया है ये आपके लिए घातक होगा, ये हमेशा समझिएगा। आप यहाँ क्या करेंगे, ऑल राउंडर अप्रोच। पहली बात, दूसरा प्रैक्टिस जो मॉक टेस्ट है वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। सारी तैयारी के बाद अगर आप 10 घंटा पढ़ते हैं तो 2 घंटा मॉक के लिए निकालिए, 8 घंटा पढ़ने पे ही फोकस कीजिए। दूसरी चीज जैसा कि पीछे हमने किया पर फिर बोलूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक टेस्ट देने के बाद बच्चों अगर उसमें गलत हुए फैक्ट और कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो मॉक टेस्ट देने का 100% आप लाभ नहीं ले पाएंगे, ये हमेशा समझिएगा। ठीक है, जो लास्ट हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट बीपीएससी इज ओन बाय स्ट्रेटजी नॉट बाय रीडिंग एवरीथिंग। तो एवरीथिंग तो आपको सारा कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज क्या करना है कि आपका एक प्लान होना चाहिए। ठीक है, कि कैसे इतिहास को, भूगोल को, साइंस को, पॉलिटी को, बिहार करंट अफेयर्स, बिहार जो स्पेशल है और करंट अफेयर्स, इन सबको आपको पढ़ना होगा। किसी एक को अगर आप छोड़ के जाते हैं एग्जाम में तो मेरे प्यारे बच्चों ये जान लो कब बीपीएससी पैटर्न बदल दे,
इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता है। आज आप जा रहे हैं इतिहास का क्वेश्चन ज्यादा है, किसी साल ऐसा हो जाए कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ज्यादा हो जाए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट और फैक्ट सभी का आपको एक बार देख के जाना होगा। आने वाले समय में हम लोग एक एक टॉपिक का वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। इसमें आप कमेंट ये जरूर कीजिएगा कि आप करंट अफेयर्स या किस सेगमेंट पे आप वीडियो चाहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग मिलते हैं।